नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं अंचल आंचल और चलिए सबसे पहले देख लेते हैं सीएम राउंड अप। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के अवसर पर प्रशासन अकादमी भोपाल में आयोजित आनंद के आयाम राष्ट्रीय संगोष्ठी में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में 4000 स्कूलों में आनंद पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। साथ ही सकारात्मकता और संतुलित जीवन शैली पर जोर दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री रानी अवंतिकाबाई लोधी के बलिदान दिवस पर वर्चुअली शामिल हुए। देखिए रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के अवसर पर आरसीवीपी नरहुन्ना प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में आयोजित आनंद के आयाम राष्ट्रीय संगोष्ठी को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भौतिक सुख की अभिलाषा सबको है, पर आत्मिक सुख और शांति की दरकार कम ही लोगों को है, जबकि जीवन का आनंद भौतिकता में नहीं, मन के भावों की संतुष्टि में निहित है। उन्होंने कहा कि आनंद एक ऐसी सुख की अनुभूति है जो धन से, सुख सुविधाओं के यंत्र वस्तुएं खरीद कर नहीं, बल्कि अपने अंतस में जागे मानवीय भावों के तृप्त होने पर भीतर से उपजती है। आप सबको अभिनंदन भी करता हूं, वंदन भी करता हूं। और सच में ये जो सिम्मस्त का आयोजन होता है 2016 में, इस विभाग की कल्पना के पहले विचार कुंभ के माध्यम से अलग अलग विद्वानों के साथ जोड़ करके सच में हमारे ऐसे कई विषयों को भी दुनिया जानती समझती नहीं। हमारे अपने शरीर को कितना कष्ट दे सकते, उस कष्ट की पराकाष्ठा के बावजूद भी देखने वालों को दया आती है, उसको बड़ा अलग प्रकार का लगता है जिसने देखा नहीं। लेकिन मैं भगवान की लो लगाने के लिए उस आनंद में डूब रहा हूं। अब इसकी कोई पारितोषिक दे रहा है क्या? कौन क्या कर रहा है? कुछ नहीं करने वाला। लेकिन ये जो अंदर का आनंद है, वो अपनी साधना के मार्ग से आनंद देखते हैं। ये प्रेरणा जो आती है, इसका एहसास होता है बचपन से। कई सारे ऐसे कई लोगों के साथ ये सनातन संस्कृति अपने बीच में से ऐसे आनंद के साथ, समाज के साथ खड़े होकर के सामूहिकता के माध्यम से, ये संत वृंद को इसलिए प्रणाम करते हैं, अग्नि वस्त्र धारण करके ये हमारे लिए समाज की ऐसी कई उलझनों से अपने जीवन के निचोड़ हमको देते हैं। इस मौके पर सीएम ने प्रदेश में 14 से 28 जनवरी तक मनाए गए आनंद उत्सव के विजेताओं को पुरस्कार के रूप में नगद राशि और प्रशस्ति पत्र दिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री रानी अवंतीबाई की स्मृति में डिंडोरी में आयोजित बलिदान दिवस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। उन्होंने 1 करोड़ रुपए से निर्मित संग्रहालय का किया लोकार्पण। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सागर जिले के प्रसिद्ध बूढ़ी रामगिर मंदिर क्षेत्र में नवरात्रि से पहले हुए सनसनीखेज ब्लास्ट मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी गोलू पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपी की पत्नी उसे छोड़कर मायके चली गई थी, जिसके कारण आरोपी ने पत्नी को वापस बुलाने के लिए साजिश रची थी। पुलिस ने जांच में सामने आया है कि आरोपी ने घरेलू विवाद और रंजिश के चलते एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में विस्फोटक सामग्री छिपाकर यह साजिश रची थी। आरोपी का मुख्य उद्देश्य अपने ससुराल पक्ष के लोगों को झूठे मामले में फंसाना था, लेकिन दुर्भाग्यवश इस खतरनाक साजिश की चपेट में 11 साल की मासूम बच्ची आ गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई कर रही है। इधर रायपुर से बिलासपुर के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल 21 से लेकर 22 मार्च को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत हथफंद भाटापारा सेक्शन में निर्माण कार्य के चलते ब्लॉक रहेगा। रेलवे प्रबंधन के मुताबिक रायपुर बिलासपुर मेमू समेत कई प्रमुख लोकल और पैसेंजर ट्रेनें पूरी तरीके से रद्द रहेंगी। इसके अलावा कुछ ट्रेनें अपने निर्धारित समय से स्टेशन नहीं पहुंची हैं। आपको ये भी बता दें कि इस खबर पर हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन ने
बातचीत की ये दिखाएंगे, लेकिन आपको एक और खबर दिखा दे उससे पहले। खबर बड़वानी से है, जहां जिला एवं सत्र न्यायालय बड़वानी को बम से उड़ाने की सूचना पर शासन प्रशासन हिल गया। तमिल भाषा में ईमेल मिलने के बाद जिला कोर्ट ने बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड के साथ सर्च ऑपरेशन बुलाया। जांच के दौरान परिसर में ऐसी कोई चीज नहीं मिली है। एसपी ने कहा है कि फर्जी ईमेल की जांच की जाएगी। बता दें कि न्यायालय के जीमेल पर तमिल भाषा में मिले मेल को हिंदी में कन्वर्ट करने पर न्यायालय परिसर में बम होने की खबर पता चली। सूचना पर जिला पुलिस अलर्ट हुई और कोर्ट के बाहर बैरिकेड्स लगाकर आसपास की दुकानों को बंद करवा दिया गया, जिसके बाद खरगोन की बम निरोधक टीम ने सर्च ऑपरेशन चला दिया। यहाँ 15 जहरीले बम लगाए गए और 1 बजे बम फूट जाएगा। ये मैसेज 12 बजे के आसपास आया था नीचे। तत्काल मेरी एसपी साहब से बात की, मैं पुलिस बल भेजा, सारा कोर्ट खाली कराया। आज सहयोग अच्छा था हम लोगों का कि आज वर्किंग डे नहीं था हमारा, आज नॉन वर्किंग डे था, क्लोज था, लेकिन तब भी कुछ एडवोकेट्स आते हैं, हमारा ई सेवा केंद्र रहता है चालू, और कुछ स्टाफ भी आता है वो प्रेगनेंसी वर्क निपटाने के लिए, तत्काल उनको हटाया गया। किस भाषा में आया था सर? तमिल भाषा में आया था, उसको हिंदी कन्वर्ट किया। हमने तो मालूम पड़ा कि नहीं, ये मैसेज इस तरह का है कि इसमें हमको टेरराइज करने की कोशिश की गई। सर को एक ईमेल प्राप्त हुआ था जो तमिल भाषा में था। उस ईमेल के आधार पर हम लोगों ने सीनियर अधिकारियों से बातचीत करके खरगोन से तुरंत ही बीडीएस टीम को बुलाया गया। बीडीएस टीम के द्वारा पूरे न्यायालय परिसर का सर्च किया गया और अभी तक इस बीडीएस की जांच में ऐसी कोई वस्तु नहीं पाई गई है जो या विस्फोटकारी करे या हानिकारक हो जाए। इधर मध्य प्रदेश जबलपुर हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि बिना प्रमाण के किसी समाज में बहुविवाह की परंपरा को मान्यता नहीं दी जा सकती। केवल आदिवासी परंपरा का हवाला देकर किसी महिला को पति की संपत्ति या नौकरी में अधिकार नहीं मिल सकता। जस्टिस विवेक जैन की सिंगल बेंच ने कहा है कि ऐसे दावे के लिए ठोस साक्ष्य जरूरी है। इस मत के साथ कोर्ट ने शहडोल निवासी महिला की याचिका खारिज कर दिया। शहडोल निवासी मुन्नी बाई की ओर से याचिका दायर की गई थी, जहां कहा गया था कि भगत सिंह की दूसरी पत्नी है, वे पाव जनजाति से आते हैं और 5 जनजाति में बहुविवाह की परंपरा है, इसलिए उन पर हिंदू विवाह अधिनियम लागू नहीं होता। उसने पति की मृत्यु के बाद पति की संपत्ति में हिस्सा और नौकरी से जुड़े लाभ देने की भी मांग की। मृतक की पहली पत्नी फूलमती की ओर से इसका विरोध किया गया। सरकारी सेवा अभिलेख में भी पत्नी के रूप में उसी का नाम दर्ज है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता की ओर से कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया। खबर नागदा से है, जहां उज्जैन जावरा स्टेट हाईवे 17 पर हादसा हो गया और एक गैरेज में शुक्रवार को ट्रक में वेल्डिंग के दौरान उसके डीजल टैंक में विस्फोट हो गया। दुर्घटना में एक युवक बुरी तरीके से घायल हो गया और वहीं मैकेनिक को भी कई चोटें आई हैं। गंभीर घायल राकेश सक्सेना को उज्जैन रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार मैकेनिक विजय पवार डीजल टैंक में वेल्डिंग का कार्य कर रहा था, तभी उसमें एयर बन गया और जोरदार धमाका हो गया। इधर इंदौर में सोशल मीडिया पर वायरल हुए क्राइम ब्रांच के आरक्षक का आपत्तिजनक वीडियो के बाद क्राइम ब्रांच के डीसीपी ने तत्काल कार्रवाई की है। संबंधित हेड कांस्टेबल को लाइन अटैच कर दिया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। दरअसल इंदौर के सदर बाजार थाना क्षेत्र में पुलिस क्वार्टर में रहने वाले हेड कांस्टेबल दीपक थापा का वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। वीडियो में रहवासियों ने हेड कांस्टेबल की कथित अश्लील हरकतों को कैमरे में कैद कर लिया था और मामले में पर क्राइम ब्रांच डीसीपी राजेश त्रिपाठी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की। फिलहाल मामले में अभी तक किसी भी पक्ष में औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई है। पुलिस का कहना है कि वीडियो की सत्यता और घटनाक्रम की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी तो फिलहाल उसको लाइन टेस्ट किया गया है और वीडियो को, जैसा कि मैंने बताया था, उसको एग्जामिनेशन में लिया गया है। क्राइम ब्रांच में है जो दीपक, उसको लाइन टेस्ट में फिलहाल कर दिया गया है और अभी उसकी जांच की जा रही है और उसका जांच किए जाने के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
बॉलीवुड अभिनेता कृष्णाभिषेक आज रायपुर उत्तर के पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा के देवेंद्र नगर स्थित कार्यालय पहुंचे, जहां इस दौरान उन्होंने सभी के साथ मिलकर चाय पी और आत्मीय बातचीत की। उन्होंने दवाई लंगर का निरीक्षण किया और इस सेवा कार्य की सराहना की गई है। कृष्णाभिषेक ने कहा है कि जरूरतमंदों को निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराना अत्यंत सराहनीय पहल है, जो समाज में मानवता और सेवा भाव बढ़ा रही है। दवाई लंगर के माध्यम से लगातार लोगों को निःशुल्क दवाइयां दी जा रही है, जिसके अनेक जरूरतमंदों को लाभ मिल रहा है। इधर मध्य प्रदेश की नवनियुक्त राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया ने INS 24/7 से खास बातचीत की। पवैया ने कहा है, मैं ग्राउंड जीरो पर जाऊंगा, गांव से लेकर महानगरों तक सभी निकायों के साथ वित्तीय समानता का न्याय हो और पारदर्शिता देखने को मिले, इसी पर मेरा पूरा फोकस रहेगा। आप भी देखिए क्या कुछ कहा जयभान पवैया ने। मध्य प्रदेश में लगातार कई सालों से अपेक्षा की जा रही थी कि निगम मंडलों में नियुक्ति होगी, और सबसे बड़ी बात है कि उसमें बड़े बड़े कद्दावर नेता भी शामिल थे जो राह तक रहे थे कि उनको भी निगम मंडलों में कहीं शामिल किया जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद जयभान सिंह पवैया को 6वें राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया है। वो मेरे साथ मौजूद हैं। सर, जो वित्त आयोग जो है, आप कितना अहम मानते हैं मध्य प्रदेश सरकार में, इसकी क्या भूमिका रहने वाली है? देखिए, मंडल निगम जैसी शब्दावली में इस तरह के आयोग को शुमार नहीं किया जा सकता है। इसमें डिफरेंस करिएगा। वो सब सरकार के अधीन काम करने वाले अर्धशासकीय उपक्रम होते हैं, लेकिन राज्य वित्त निगम भारत के संविधान के अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में स्वतंत्र उच्च संवैधानिक संस्था के रूप में कॉन्स्टिट्यूट होता है, और ये आयोग गवर्नर के प्रति जिम्मेदार होता है, महामहिम राज्यपाल के प्रति। बहुत महत्वपूर्ण और उच्च संवैधानिक संस्था है। कुछ सोचकर मुझे जिम्मेदारी दी होगी। प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, महामहिम राज्यपाल जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरी क्षमताओं की परीक्षा कह लीजिए या भरोसा कह लीजिए, सोचकर ये महत्वपूर्ण काम दिया है। तो ये थे जयभान सिंह पवैया जी, जो कि 6वें राज्य वित्त आयोग का उनको अध्यक्ष बनाया गया है, और उनकी भूमिका भी एक ज़मीनी स्तर पर होने वाली है। जैसा वो कह रहे हैं कि जाकर पहले पदभार संभालेंगे और उसके बाद अध्ययन करने के बाद इस आयोग की क्या भूमिका हो सकती है, क्या पारदर्शिता रहेगी, इसका वो मध्य प्रदेश में लागू करेंगे। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज़ ग्वालियर। समय नवरात्रि का है। ऐसे में छतरपुर के मां खेरे की देवी मंदिर श्रद्धालुओं की गहरी आस्था का केंद्र बना हुआ है। सैकड़ों वर्ष पुराना यह मंदिर छतरपुर शहर के चारों दिशा में स्थापित सिद्धिपीठों में से एक है। नगर की रक्षा और जन कल्याण के लिए विराजित माता के इस प्राचीन मंदिर में नवरात्रि पर विशेष धार्मिक माहौल रहता है। लगभग 300 साल पुरानी इस मंदिर की स्थापना महाराजा छत्रसाल ने अपने गुरु की प्रेरणा से कराई थी, जहां मां खेरे की देवी के साथ काल भैरव और बटुक भैरव के साथ साथ भगवान सूर्य भी विराजमान है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि मां खेरे की कृपा से छतरपुर शहर सहित पूरा बुंदेलखंड अंचल आपदाओं से सुरक्षित है। नवरात्रि में अखंड ज्योत प्रज्वलित कर श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में मंदिर पहुंचकर सुख समृद्धि और संकटों से मुक्ति की कामना करती है। मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है कि माता का दिन में 3 बार स्वरूप बदलता है। पुजारी मुन्ना महाराज के अनुसार नवरात्रि में ज्योत जलाने और विशेष श्रृंगार की परंपरा दशक पुरानी है। माता की कृपा तो कोई बता ही नहीं सकता। ये तो दिन में 3 बार रूप बदलती है, और इनका तो न आदि है, न अंत है, न मध्य है, सब वो ही है। वो उन्हीं से शुरू है और उन्हीं से ही अंत है। माता रानी की कृपा का जो भी उनकी शरण में जाता है
को हमेशा अनंत सुख प्राप्त। हमें यहाँ पे उपाध्यक्ष की हैसियत से काम भी करते हैं और सार्वजनिक न्यास मंदिर खेरे की देवी है, इसके हम उपाध्यक्ष हैं और यहाँ पे माता की सेवा करते रहते हैं। और जहाँ तक प्रश्न है इस माता मंदिर की ऐतिहासिक जानकारी, ये जानकारी इस प्रकार है कि महाराजा छत्रसाल ने आज से 350 वर्ष पहले छतरपुर ग्राम की स्थापना की थी और छतरपुर ग्राम की रक्षार्थ उन्होंने चारों कोनों में एक एक मंदिर की स्थापना की थी। तो खेरे की देवी माता मंदिर की एक स्थापना की थी, छोटी सी मढ़ी बना करके उनको स्थापित कर दिया था। माता के 9 स्वरूप बदलते हैं, दिन में 3 कला रखती हैं। सुबह की मूर्ति अलग देखो, दोपहर की अलग, शाम की अलग। इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर के उस धार्मिक तीर्थ स्थल पर जहां पर चैत्र नवरात्रि के दिन पर यहां पर विशेष माता का श्रृंगार भी किया जाता है और यह लगभग 350 वर्ष पुराना मंदिर है। जब महाराजा छत्रसाल यहाँ पर थे, उनके द्वारा यहाँ पर छोटी सी मढ़िया का निर्माण कराया गया था। आज ये मंदिर विशाल भव्य के रूप में ये मंदिर का निर्माण कार्य किया गया है। हमारे साथ ये देख रहे हैं लोग यहाँ पर आस्था के साथ यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के लिए भी आते हैं। माई का जो स्वरूप है वो 3 बार दिन में बदलता है। हालांकि बताया जाता है कि 3 दिन में लगभग 9 स्वरूप है जो माता के बदलते हैं। और ये जो स्वरूप आप देख रहे हैं माता की जो स्वरूप है, ये देखिए किस तरह से साज सजावट यहाँ पर की गई है। और यहाँ पर चैत्र नवरात्रि हो या नवरात्रि का पर्व हो, यहाँ पर विशेष रूप से श्रृंगार किया जाता है। यहाँ पर विशेष रूप से देखा जा रहा है गणेश जी की प्रतिमा है। कहा जाता है कि शुभ कार्य कोई भी हो गणेश जी से होता है। यहाँ पर इसी क्रम में यहाँ पर देखा जाए तो जो नए जोड़े की जो शादियां होती हैं, शादी होने के बाद जोड़ा जब यहाँ पर हाथे लगाने के लिए आते हैं तो कहा जाता था कि छतरपुर में 3 मंदिर हुआ करते थे, जिसमें पहला मंदिर खेरी की देवी का मंदिर था और फिर गांव की देवी का मंदिर था और इसके बाद 2 हनुमान जी के मंदिर हैं जो यहाँ पर पूर्व के विशाल मंदिर हैं। और आज भव्य रूप से यहाँ पर मां की आराधना के साथ चैत्र नवरात्रि पर विशेष रूप से यहाँ पर श्रृंगार का भी आयोजन किया जाता है। हनुमान जी के मंदिर की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जानर टोहरिया और अपना ये संकट मोचन मंदिर, ये तमाम ऐसे कुछ मंदिर हैं जिन मंदिरों में लोग बड़ी आस्था के साथ यहाँ पर आते हैं और चैत्र नवरात्रि के पर्व पे यहाँ पर भीड़ भी देखने को मिलती है। यहाँ पर गणेश जी की भी प्रतिमा स्थापित है, शिव जी की भी प्रतिमा स्थापित है और हनुमान जी की भी प्रतिमा स्थापित है। यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं जो छतरपुर जिले से ही नहीं बल्कि आसपास दूर दराज से यहाँ पर लोग आते हैं। कहा जाता है कि माँ की शक्ति इतनी तेज है कि जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामना को लेकर आता है उनकी वह मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। INH के लिए छतरपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ का बजट 2026-27 जिसमें सरकार ने आधी आबादी को केंद्र में बड़ा रखकर सियासी और सामाजिक संदेश देने की कोशिश की है। दावा है कि ये बजट महिलाओं को सिर्फ लाभार्थी नहीं बल्कि आत्मनिर्भर शक्ति बनाएगा, जो महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण की दिशा में निर्णायक कदम साबित होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में महिलाओं को केंद्र में रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। सरकार का दावा है कि यह बजट महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण की दिशा में निर्णायक कदम साबित होगा। बेटियों के भविष्य के लिए रानी दुर्गावती योजना। सरकार ने रानी दुर्गावती योजना के तहत बड़ा ऐलान किया है। इस योजना में राज्य की बच्चियों के 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य बेटियों की शिक्षा, उच्च अध्ययन या स्वरोजगार की दिशा में आर्थिक मजबूती देना है। इस बजट में हम रानी दुर्गावती योजना प्रारंभ करने जा रहे हैं। नोनी के 18 वर्ष पूरे होने पर उसे 1.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। महतारी वंदन योजना को 8,200 करोड़ का प्रावधान। महिलाओं के लिए संचालित महतारी वंदन योजना को इस बार भी प्राथमिकता दी गई है। वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना में 8,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री के अनुसार योजना की शुरुआत से अब तक 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि महिलाओं को वितरित की जा चुकी है। वर्तमान में प्रदेश की 70 लाख से अधिक महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं। 250 महतारी सदन बनेंगे। सरकार ने प्रदेश में 250 महतारी सदन निर्माण की घोषणा की है। इसके लिए 75 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। योजना अंतर्गत
लगभग 70 लाख माताओं बहनों को अभी तक 24 किस्तों में 14,000 करोड़ से अधिक की राशि हमारी सरकार ने ऑलरेडी जारी कर दी है। 5 लाख बहनें आर्थिक तरक्की कर लखपति दीदी बन चुकी हैं। लखपति दीदियों के व्यवसायिक एवं आर्थिक अनुभव विस्तार हेतु एक नई योजना मुख्यमंत्री लखपति दीदी भ्रमण योजना के लिए भी बजटीय प्रावधान किया जा रहा है। प्रदेश में 250 महतारी सदन बनाने के लिए भी इस बजट में 75 करोड़ का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य और पोषण पर भी जोर। ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए मितानिन कल्याण निधि में 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मिशन वात्सल्य योजना के लिए 80 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भी 800 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। प्रदेश की आंगनबाड़ियों के संचालन हेतु 800 करोड़, पूरक पोषण आहार योजना हेतु 650 करोड़, पोषण अभियान एवं कुपोषण मुक्ति योजनाओं हेतु 235 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हमने 25 विकास खंडों में डायलिसिस केंद्र तथा 50 विकास खंडों में जन औषधि केंद्र के लिए भी बजटीय प्रावधान किया है। पोषण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ किया जाएगा। प्रोग्रामिंग डेस्क INS 24/7। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, रखते छोटे से ब्रेक लिए चल लौटेंगे।